अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील कम्युनिटी एंड सिविक फैंस। आई एम श्योर अब आप जो है ना पता लग ही गया होगा कि 2 से 3 दिनों में नई होंडा सिविक पाकिस्तान में लॉन्च हो जाएगी। फ्राइडे वाले दिन शाम को 7 बजे होंडा एटलस अपने फेसबुक पे और यूट्यूब पे उसको डिजिटली लॉन्च करेगा। एनीवेज, होंडा एटलस ने जनवरी के आखिर में बुकिंग ओपन कर दी थी। 3 प्राइसें बताई थी 3 वेरिएंट की। और ऑल दो जो उसके डीलर्स थे वो जनवरी के पहले हफ्ते से ही बुकिंग ले रहे थे अनऑफिशियली। और अगेन होंडा एटलस ने, जैसे उसने सिटी और बीआरवी के टाइम पर भी किया और उससे पहले सिविक एक्स के टाइम पे भी किया, बगैर ऑप्शन और फीचर बताए बुकिंग ओपन की, जिसने काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों के लिए पैदा की। एक और ये है इस बुकिंग से रिलेटेड, ये है कि अगर आपने बुकिंग जो है अपनी 15 मार्च से पहले, एज ऑफ नाउ जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपने अगर 15 मार्च से पहले अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी तो 2% बुकिंग अमाउंट का वो चार्जेस आप पे अप्लाई नहीं होंगे। अगर आपने 15 मार्च से लेट किया तो आपकी बुकिंग अमाउंट का 2% वो काट सकते हैं। अब 4 तारीख को गाड़ी डिजिटली लॉन्च होगी। आई होप होंडा वाले 5 तारीख को डीलरशिप पे गाड़ियां अवेलेबल करें, ताकि जिन लोगों ने बुकिंग्स की हैं वो जाके देख सकें कि उन्होंने क्या बुक किया। उन्होंने 12 लाख 10 लाख जो गाड़ी के लिए दिए, वो उसमें फ़ीचर्स क्या हैं, उसमें ऑप्शंस क्या हैं, गाड़ी है कैसे, और अगर वो टेस्ट ड्राइव करना चाहें तो उसको एक्सपीरियंस कर सकें। तो लग तो ऐसा रहा है कि 5 तारीख को शायद कोई गाड़ी डीलरशिप्स पे अवेलेबल ना हो। आई होप कि 5 तारीख को गाड़ियाँ डीलरशिप पे हो, ताकि जो जिन्होंने गाड़ी बुक की है या बुक करना चाहते हैं वो जाएं 5 तारीख को, तो वो जाके उसको एक्सपीरियंस कर सकें। आई मीन, इट डिपेंड्स, क्योंकि आपके पास 4 से 15 के दर में सिर्फ 10 एक दिन है। उस 10 दिनों के अंदर जो है लोगों ने टेस्ट ड्राइव भी करनी है, डीलरशिप भी जाना है। ऑब्वियसली डीलरशिप बिजी भी होंगे, उन्होंने अपना टाइम भी निकालना है। मेरे ख्याल में होंडा एटलस को चाहिए कि वो इस 15 मार्च की डेट को एक्सटेंड करें, ताकि सब लोग गाड़ी को एक्सपीरियंस कर सकें बिफोर दे मेक अ डिसीजन। और अगेन होंडा को चाहिए कि 5 नहीं, 6 नहीं, तो 7 तारीख तक गाड़ियां डीलरशिप पे भेजें। लेकिन यू नेवर नो, अभी आज सिर्फ 2 तारीख है, तो शायद नेक्स्ट 2 दिनों में वो डीलरशिप पे गाड़ियां भेज भी दें। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो अभी आज की जो मेरी ऑडियो पोस्ट है वो बेसिकली जो है हम डिफरेंट फीचर्स जो है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको गो थ्रू करेंगे। और जो कुछ कॉस्ट कटिंग्स को देखेंगे, क्या पॉसिबल कॉस्ट कटिंग्स हो सकती हैं। तो ये जो मेरी ऑडियो पोस्ट है मे बी थोड़ी लंबी हो जाए। आई विल ट्राई टू बी एज शॉर्ट एज क्विक एज पॉसिबल, बट अगर आप सिविक फ़ैन हैं यू शुड गो थ्रू इट, ताकि जो है ना आप जब गाड़ी को देखने जाओ तो आप मेक श्योर करो कि आप कंपैरिजन के लिए आपके पास आसानी, और आपको ऑलरेडी पता हो कि आपने क्या चीज़ें देखनी है, क्या होंडा ने दिया, क्या मिस किया कंपेयरिंग इंटरनेशनल मॉडल, और क्या जो गाड़ी वो ऑफ़र कर रहे हैं क्या वो उस प्राइस में वर्थ है या नहीं। बट एनीवेज, मेरी जो ये हो इसमें मैं अपनी डिफरेंट पिक्चर्स शेयर्स करूंगा जो बेसिकली इंटरनेशनल मॉडल की है, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया से मैंने इकट्ठी किए हैं, जस्ट टू शो डिफरेंट फीचर्स। ये पिक्चर्स पाकिस्तानी गाड़ी की नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंस पिक्चर्स हैं आपको कुछ डिटेल्स दिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैं जो है इंजन के ऊपर जाऊंगा और पावर फिगर्स को डिस्कस करूंगा। अगर आपको याद हो, कुछ हफ्ता पहले मैंने एक और वीडियो शेयर की थी, जब एक अफवाह फैली हुई थी कि शायद सिविक में 127 हॉर्स पावर आ रही है। उस टाइम काफ़ी कन्फ्यूजन थी, और उसकी वजह ये थी कि किसी डीलर ने, अब ये मालूम नहीं किस डीलर ने, किसी डीलर से एक स्लाइड रिलीज़ हुई किसी कस्टमर को, और वो फिर वायरल हो गई, जिसके अंदर दिखाया गया कि बेस मॉडल में और ओरियल के अंदर आपकी 127 हार्स पावर है, जबकि आरएस के अंदर आपकी 176 हार्स पावर है। तो और उससे इस स्लाइड शेयर होने से पहले भी कुछ अफवाह ऐसी थी, क्योंकि होंडा ने अपनी जो बुकिंग डिटेल है उसके अंदर दिखाया कि बेस मॉडल में और ओरियल में तो एम सी वी टी ट्रांसमिशन है, जबकि टर्बो में एल एल सी वी टी ट्रांसमिशन है। तो अगर उन्होंने डिफरेंस दिया है तो किसी वजह से दिया है। तो सब एक बात के ऊपर एग्री कर रहे थे कि शायद
क्योंकि 1.8 इंजन अब ऑफर नहीं होता और शायद होंडा एटलस आरएस को फ्लैगशिप रखना चाह रहा है, तो इसलिए शायद बेस और ओरियल को उन्होंने उसकी पावर कम की, उसको डी ट्यून किया हुआ है, और आरएस को उन्होंने फ्लैगशिप अपना टॉप वेरिएंट रखा हुआ है। इसलिए जो है ना, आप देखें कि ओरियल, और आप ये भी देखें कि ओरियल और आरएस के अंदर 7.5 लाख का डिफरेंस है, और ओरियल और बेस मॉडल में 3 लाख का डिफरेंस है। तो अगर हम ओरियल और आरएस के डिफरेंस को देखें तो ये 7.5 लाख डिफरेंस, या तो ये हो सकता है कि आरएस में बहुत सारे ऐसे फीचर है, अगर इनकी हार्स पावर सेम है, लेट्स से ओरियल की और आरएस की सेम हार्स पावर है, तो इसका मतलब है कि शायद उनमें फीचर्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए 7.5 लाख का फ़र्क है। या अगर हम कहते हैं कि नहीं, इन फीचर्स का तो शायद आरएस और ओरियल में इतना ज़्यादा फ़र्क ना हो, लेकिन हॉर्स पावर का फ़र्क है आरएस में और ओरियल में। ऑब्वियसली ओरियल में को उन्होंने शायद ड्यू ट्यून किया हुआ है, तो इसलिए आरएस की प्राइस ज़्यादा है। तो आई मीन मैं आपके सामने जो है ना डिफरेंट सिचुएशन शेयर करूंगा ऑन बेसिस ऑफ सर्टन बैकग्राउंड, और उसके बाद जो है मैं आपके ऊपर ये डिसीजन छोड़ता हूँ कि आप डिसाइड करें कि आपको क्या लगता है कि आरएस में और ओरियल में और बेस मॉडल में क्या हॉर्स पावर आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात, जैसे आपको पता ही है कि 1.8 जो इंजन है वो सिविक 11 जनरेशन से ख़त्म हो चुका है। तो हम देखते हैं कि हम यूएस को साइड पर रख देते हैं, हम देखते हैं थाईलैंड में जो हमारी जो लोकल मार्केट्स हैं एरिया की, उसमें क्या है। थाईलैंड में 3 वेरिएंट आते हैं, तीनों में सेम हार्स पावर, सेम टॉर्क और LLCVT ट्रांसमिशन, वही जो पाकिस्तानी आरएस में है। मलेशिया में जब आप जाते हैं, सेम इंजन, 3 वेरिएंट, सेम हार्स पावर, सेम टॉर्क बट हार्स पावर 180, और उसमें वही ट्रांसमिशन है LLCVT जो थाईलैंड में भी है और पाकिस्तान में भी है। इंडोनेशिया में जब आप जाते हैं, उधर एक ही वेरिएंट है, उसमें थाईलैंड की तरह 176 हार्स पावर और 240 न्यूटन मीटर है, और उसमें सेम ट्रांसमिशन है जो कि मलेशिया में भी है, थाईलैंड में भी है और पाकिस्तान में भी है। जब सिंगापुर में आप जाते हैं, सिंगापुर की मार्केट थोड़ी डिफरेंट है, इस पर भी मैंने डिटेल में पिछली पोस्ट में बताया था। वहाँ पे गाड़ी लेने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट लेना पड़ता है, उधर आपको बिड करना पड़ता है, उधर गाड़ी खरीदने से पहले आपको परमिट लेना पड़ता है, वो परमिटिंग की बिड होती है, और वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और 130 हार्स पावर से जो गाड़ी नीचे 1.6 लीटर से और 130 हार्स पावर से कम होती है, उसकी कॉस्ट उस परमिट की आसान है, उसकी प्राइस भी कम है। तो सिंगापुर में होंडा ने अपनी गाड़ी बेचने के लिए उसको डी ट्यून किया, सेम 1.5T इंजन है। अब ये नहीं पता कि वो क्या उसका टर्बो भी छोटा है, क्या उसके और कोई हार्डवेयर में कोई डिफरेंस है, लेकिन इंजन 1.5 टर्बो ही है, और वो डी ट्यून्ड इंजन है टू 127 हार्स पावर, और उसमें 180 न्यूटन मीटर टॉर्क है। अनफॉर्चुनेटली मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने होंडा सिंगापुर को ईमेल भी की, फ़ोन भी किया उनको, लेकिन मुझे ये नहीं पता लग सका कि सिंगापुर की जो सिविक है जिसमें 127 हार्स पावर है, उसके अंदर LLCVT है या MCVT है। MCVT के बारे में आपको बात बताऊं कि होंडा सिविक 11 जनरेशन में यूएस में MCVT आती है, जो बेसिकली 2 लीटर नॉन टर्बो गाड़ी है, सिविक 11 जनरेशन, जो सिर्फ यूएस में लेफ्ट हैंड ड्राइव में है, और उसके अंदर 158 हार्स पावर है और आई बिलीव 188 न्यूटन मीटर टॉर्क है। तो MCVT होंडा के और भी बहुत सारे मॉडल्स में आती है, लेकिन मैक्सिमम हार्स पावर अगर MCVT के बारे में अगर किसी गाड़ी में अवेलेबल है, वो तकरीबन 160 से नीचे है। तो ये तो होगी जो मार्केट्स हैं जिसमें ये डिफरेंट हॉर्स पावर है। अब हम चलते हैं कि पाकिस्तान में, जैसे मैंने कहा कि मैं आपके सामने केसेस पेश करूंगा ऑन बेसिस ऑफ सर्टन र्यूमर्स, एंड वो जो एक स्लाइड थी जो मैंने आपको कहा कि एक डीलर से शेयर हुई थी, या वो एक किसी ने फेक बनाई थी, लेकिन इस बुकिंग की ओपनिंग के बाद वो स्लाइड सामने आई और वो वायरल हुई, जिसमें जो है जिसकी बेसिस के ऊपर मैं अब ये 4 केसेस आपके सामने पेश कर रहा हूँ। केस 1 ये है कि बेस मॉडल में 127 हार्स पावर हो, ओरियल में 176 हार्स पावर हो, और आरएस में 180 हार्स पावर हो, यानी 3 वेरिएंट 3 हार्स पावर। मगर इधर ये नहीं समझ आती कि होंडा एटलस वाले अगर बेस में और ओरियल में सेम ट्रांसमिशन देनी है, तो वो ये भी कर सकते थे कि वो आरएस में और ओरियल में सेम ट्रांसमिशन दे देते, और ये भी डज नॉट मेक सेंस कि 3 वेरिएंट और 3 हार्स पावर और 2 किस्म की ट्रांसमिशन। जैसे मैंने कहा,
LLCVT इज़ फुली केबल, वो 176 भी जनरेट करवा सकती है और 180 भी करवा सकती है। तो डज नॉट मेक सेंस कि जी दो जो जो ओरियल है उसमें 176 हो, RS में 180 और बेस मॉडल में 127 हो, जबकि बेस और ओरियल में सेम ट्रांसमिशन है। केस टू सिमिलर है, लेकिन ये भी अफवाह है कि बेस मॉडल में 127 होगी, ओरियल में भी 176 होगी, RS में भी 176 होगी। फिर ये सेंस नहीं मेक करती। अगर होंडा एटलस ने ओरियल में और RS में सेम हार्स पावर देनी है तो फिर वो उनकी ट्रांसमिशन को सेम रखते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन ओरियल और बेस की सेम है। केस 3 जो है सबसे ज़्यादा फियरफुल है, जिसके बारे में सबसे सिविक फ़ैन जो ज़रा परेशान है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने जो जब उनको अफवाह वाली स्लाइड मिली तो उन्होंने बुकिंग भी कैंसिल कर दी। अब ये ऐसी केस है जो जिसके चांसेस हैं ट्रू होने के, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एज ऑफ नाउ वी डोंट नो, मे बी यू नो इज जस्ट अ प्रिडिक्शन एंड एक्सपेक्टेशन। केस 3 है कि बेस मॉडल में भी 127 हार्स पावर, ओरियल में भी 127 हार्स पावर, बिकॉज उनके अंदर सेम MCVT है। और अगर आप उनकी प्राइसिंग देखें उनमें 3 लाख का फ़र्क है। तो ओरियल में शायद फीचर बेस मॉडल से थोड़े से ज़्यादा होंगे, मे बी उसकी पावर ओरियल बेस मॉडल की ओरियल की सेम हो, मे बी उसके फीचर ज़्यादा हों, जैसे सनरूफ आ जाएगी उसमें, या पुश बटन स्टार्ट आ जाएगा जो बेस मॉडल में नहीं होगा, या और इस तरह की कोई थोड़े बहुत फीचर्स उससे बेस मॉडल से ज़्यादा होंगे जो 3 लाख को जस्टिफाई कर रहे होंगे। तो शायद बेस मॉडल और ओरियल में 127 हार्स पावर हो क्योंकि उनकी सेम ट्रांसमिशन है, और RS में 176 हार्स पावर हो और LLCVT हो। और फोर्थ केस जो कि मैं कहता हूं कि शायद मैं इसको प्रेफर करूंगा, और फोर्थ केस को कि बेस मॉडल में MCVT और ओरियल में आपको कोई हॉर्स पावर हो 140 से 160 के दरमियान, और RS में आपकी 176 हार्स पावर हो। आई मीन अगर आप 176 से 127 तक गाड़ी को डी ट्यून कर सकते हैं तो 176 से 140 और 160 के दरमियान भी कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। सो ये मैंने 4 केसेस आपके सामने रख दिए। अब आप डिसाइड करें आपको क्या लगता है कि कौन सा केस सही होने वाला है। बाकी टॉर्क फिगर मैं आपको बताऊं कि 11 जनरेशन सिविक में सेम ही इंजन है जो कि 10 जनरेशन में था। पावर शायद 2 हार्स पावर जो है थाईलैंड वगैरह में बड़ी है, लेकिन जो टॉर्क है वो 20 न्यूटन मीटर इंक्रीज हुआ है। तो चाहे 180 हार्स पावर सिविक हो, चाहे 176 हार्स पावर सिविक हो, टॉर्क उनका 240 ही है और उनके अंदर LCVT है। हाँ, जो स्लाइड फेक या जो स्लाइड वायरल स्लाइड आई थी उसमें जो है पाकिस्तानी सिविक के आगे 176 के साथ 220 न्यूटन मीटर लिखा हुआ था। तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तानी सिविक में शायद 220 न्यूटन मीटर टॉर्क हो, RS में 240 न्यूटन मीटर ना हो। और आपकी जो RS है पैडल शिफ्टर्स भी अवेलेबल होंगे, लेकिन सिर्फ RS के साथ अवेलेबल होंगे, मींस LLCVT के साथ पैडल शिफ्टर आपके साथ RS में होंगे। अगेन कीप इन माइंड पैडल शिफ्टर हैज़ नथिंग टू डू विद M और LLCVT। US में जो गाड़ी आती है LLCVT के साथ टर्बो वाली, उसमें वो पैडल शिफ्टर और पैडल शिफ्टर के साथ भी अवेलेबल है, बगैर भी अवेलेबल है। और जो MCVT 2 लीटर इंजन वाली गाड़ी आती है सिविक बेस मॉडल और स्पोर्ट जो US में आती है, उसमें भी पैडल शिफ्टर्स भी हैं, बगैर पैडल शिफ्टर्स के भी है। तो पैडल शिफ्टर हैज़ नथिंग टू डू विद M और LLCVT, लेकिन पाकिस्तान में पैडल शिफ्टर आपको सिर्फ RS के अंदर अवेलेबल होंगे। तो लुकिंग एट द प्राइस 7.5 लाख वर्सेस 3 लाख, आई डोंट नो, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। आई लीव इट हेयर। मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप डिसाइड करें। बट एनीवेज चलें, अब हम जो है जल्दी से गाड़ी की एक्सटीरियर के बारे में बात कर लेते हैं। तो RS और मैं बेस मॉडल को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा ओरियल और RS के बारे में डिस्कस करूँगा। तो RS में आपको जो है 17 इंच के जो है 215 50 17 के ब्लैक कलर के व्हील्स मिलेंगे, और आपकी जो ओरियल होगी उसके अंदर आपको 16 इंच के जो है ना एल्यूमिनियम अलॉय मिलेंगे 215 55 16 के।
आरएस के अंदर आपको डोर हैंडल, साइड व्यू मिरर्स, शार्क फिन एंटीना ब्लैक कलर में मिलेगा, बल्कि और एक ब्लैक कलर का आपको डेकलेट स्पॉयलर भी मिलेगा। उसके अलावा जो क्रोम की पट्टी होती है, जो आप कह लें कि ये विंडो लाइन के साथ ऊपर होती है, ये आपको ओरियल में क्रोम की मिलेगी और आरएस में आपको ब्लैक कलर की मिलेगी। बिसाइड दैट फ्रंट के ऊपर जो है आपको आरएस के अंदर फुल एलईडी हेडलाइट्स मिलेंगी, जिसमें ये मैंने आपको सीक्वेंस उनका शेयर कर रहा हूँ कि आउटर जो है वो लोज होंगी, बीच में हाई का होगा, और एलईडी डीआरएल होंगे, और उसके बिल्कुल नीचे जो है एक पतली स्ट्रिप होगी एलईडी की, जो कि टर्न सिग्नल की होगी। जबकि ओरियल और बेस मॉडल अब में आपको प्रोजेक्टर मिलेंगे, उसमें टर्न सिग्नल हेलोजन होगा, सेंटर में आपकी लो बीम प्रोजेक्टर होगी, अंदर वाली साइड पे आपको हाई बीम मिलेगी हेलोजन, और उसके अलावा आपका जो है एलईडी डीआरएल सेम लाइक आरएस होगा, लेकिन टर्न सिग्नल जो है वो एलईडी बार की बजाय एक बल्ब होगा। इसके अलावा फ्रंट के ऊपर आपको आरएस की बैजिंग मिलेगी, और इसके अलावा ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा। रियर के अंदर जो है आपको आरएस की बैजिंग मिलेगी, आरएस में, ओरियल में मे बी आपको वीटेक टर्बो और ओरियल का वो मिल जाए, लेकिन बाकी डिज़ाइन आरएस और उनका सेम है, सेम स्टैंडर्ड एलईडी हेडलाइट्स होंगी, ओरियल में भी, बेस में भी और आरएस में भी। हाँ, ओरियल के अंदर शायद आपको जो जो आपके एग्जॉस्ट के जो ट्विन एग्जॉस्ट हैं वो आपको शायद नज़र नहीं आएंगे, वो बम्पर के अंदर टक्ड इन होंगे, वो पीछे छुपे हुए होंगे। आरएस के अंदर वो टिप्स जो है आपको विजिबल होंगी क्रोम की, जस्ट उसको स्पोर्टी दिखाने के लिए। तो ये तो हो गया आपके फ्रंट और रियर के डिफरेंसेस ओरियल में। अब बेस मॉडल में भी शायद आपको 16 इंच के अलॉय व्हील मिल जाए। आई मीन अगर आप 5 मिलियन की गाड़ी है, आई होप इंडस वाले एटलस वाले उसके अंदर अलॉय व्हील्स ही दे दें, लेकिन यूएस में जो बेस मॉडल है उसमें 16 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कैप आते हैं। तो पॉसिबल है कि पाकिस्तान में भी जो है शायद स्टील व्हील दे दें, लेकिन आई मीन एज़ पर जो लीक स्लाइड है उसमें अलॉय लिखा हुआ था, तो मे बी हमारे पास भी बेस मॉडल में अलॉय व्हील्स ही हों। तो ये तो हो गया आपके एक्सटीरियर के डिफरेंसेस। बाकी ओवरऑल जो आपको आपकी 11 जनरेशन सिविक है वो तकरीबन लेंथ में तकरीबन 1.3 इंचेस लॉन्गर है सिविक एक्स के मुकाबले में, और उसका व्हील बेस 1.4 इंचेस लॉन्गर है 10 जनरेशन से। तो आपका इंटीरियर स्पेस ज़्यादा हुआ है, और जो आपका ट्रंक स्पेस है वो ऑल दो थोड़ा कम हुआ है। यूएस का मैं आपको बताऊं कि 15.1 क्यूबिक फीट उसका वॉल्यूम होता था 10 जनरेशन का, 11 जनरेशन का 4.8 हो गया। तो मींस थाईलैंड और मलेशिया में वो डिफरेंट तरीके से लीटर्स का कैलकुलेशन करते हैं, वो भी तकरीबन 20 से 23 लीटर आप समझें कि आपका वॉल्यूम 11 जनरेशन में कम हुआ है। तो डायमेंशन तो ओवरऑल इंक्रीज हुई है, लेकिन वॉल्यूम जो है ट्रंक का कम हुआ है, और उसकी वजह यह है कि इंटीरियर स्पेस स्पेशली रियर सीट्स में पैसेंजर स्पेस, लेग स्पेस, शोल्डर रूम इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा होंडा एटलस जो है ना, बीच बीच में मैं आपको बताता जाऊंगा, होंडा एटलस शायद जो है ना कुछ चीज़ों को बड़ा हाई करके एक्सप्लेन करे। जैसे जो है आपका, क्योंकि जो नई सिविक है इसका जो ए पिलर है वो तकरीबन 2 इंच जो है वो पीछे की तरफ मूव किया गया है और 1 इंच नीचे किया गया है। इसकी वजह से क्या हुआ है, एक आपका फ्रंट हुड बहुत लंबा लगता है आपको, ऑल दो जो है, और हुड उन्होंने थोड़ा सा उसको स्ट्रेटन अप भी कर दिया है, तो आपको गाड़ी बड़ी लंबी सी लगती है, और उसकी वजह यह है कि उन्होंने ए पिलर को पीछे किया हुआ है। उसके अलावा जो है क्योंकि ए पिलर को थोड़ा 1 इंच नीचे भी गया, तो आपका फ्रंट ग्लास का एरिया बहुत ज़्यादा हो गया, विजिबिलिटी इंक्रीज़ की है। उसकी वजह से उस विजिबिलिटी को क्लियर रखने के लिए जो आपके जो और हुड को उन्होंने बेसिकली नीचे किया। आपके जो वाइपर्स हैं वो भी अंदर करके नीचे बॉनेट के नीचे जो है ना डिज़ाइन किए गए हैं। इसीलिए आप जो है अगर बॉनेट आपका बंद है तो आप वाइपर खोल नहीं सकते, आपको वाइपर खोलने के लिए बॉनेट खोलना पड़ेगा, जैसे अब सिविक एक्स में भी था। बट एनीवेज, एक नया जो फीचर है, एक नया डिज़ाइन है, और होंडा एटलस शायद उसको बड़ा अपना प्रेजेंटेशन में भी कहे, वो जो है स्मार्ट वाइपर उसका नाम वो देंगे। वो बेसिकली ये है कि 11 जनरेशन के जो नोज़ल हैं, वॉशर के इंजेक्टर्स हैं, वो वाइपर्स के अंदर है। मींस कि जैसे कन्वेंशनल बॉनेट के नीचे से आपको पानी स्प्रे होता है,
11 जनरेशन में वाइपर्स के अंदर जो है नोजल्स हैं और उसके साथ एक पाइप रन हुआ है जो कि अंदर फिर आपकी बॉटल में गया होता है, जहाँ से वो पानी पंप होके आपके विंड स्क्रीन पे आता है। तो ये इसको होंडा एटलस स्मार्ट वाइपर्स का नाम देगी। तो मैंने कहा आपको बता दूं कि स्मार्ट वाइपर क्या है। स्मार्ट वाइपर कुछ भी नहीं है, जिस वाइपर के अंदर जो है ना नोजल्स उसके अंदर जो है इस दफ़ा उन्होंने इंटीग्रेट कर दिए हैं। तो ओवरऑल 11 जनरेशन सिविक के एक्सटीरियर पे तो एक ऑल न्यू और इंटीरियर में भी एक ऑल न्यू जो है एवोल्यूशनरी है, लेकिन अंडरनीथ द स्किन इज़ द सेम प्लेटफॉर्म विच वाज इन सिविक एक्स, बट इन 11 जनरेशन इट्स इम्प्रूव्ड। हाई स्ट्रेंथ स्टील का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, जो स्पॉट वेल्डिंग की पॉइंट्स हैं उनको इंक्रीज़ किया गया है। उसके अलावा जो स्ट्रक्चरल एडहीसिव यूज़ होता है मुख्तलिफ़ लोकेशन में, उसकी क्वांटिटी को भी इंक्रीज़ किया है, एक्स्ट्रा जगहों पे उसको लगाया गया। उसके अलावा इसका वेट रिड्यूस करने के लिए और उसको मोर फ्यूल इकोनॉमी को इंक्रीज़ करने के लिए इसकी जो रूफ़ है वो अब स्टील की नहीं है, वो एलुमिनियम की है। और उसके लिए एक स्पेशल मेथड जो है वो आम स्पॉट वेल्डिंग नहीं यूज़ हुई उसके रूफ़ में, अब वो लेज़र ब्रेस्ड रूफ़ है। मैंने बड़ा डिटेल में उसका लिखा है, मैं अपने इस पोस्ट में उसका लिंक लगा दूंगा, आप पढ़ लें। तो बेसिकली गोला पट्टी जो होती है वो रूफ़ में वो रिमूव हो गई है, लेज़र ब्रेस्ड रूफ़ है। उसके अलावा जो है क्योंकि चेसिस 10 जनरेशन का ऑलरेडी बहुत अवॉर्डेड था, 10 जनरेशन सिविक वाज वन ऑफ द बेस्ट जो है ना, हैविंग वन ऑफ द बेस्ट ड्राइविंग डायनामिक्स। तो 11 जनरेशन में भी उसी चेसिस को रखा गया बट विद इम्प्रूवमेंट। रियर ट्रैक जो है वो फ्रंट ट्रैक के मुकाबले में 0.5 इंचेस इंक्रीज्ड है, वो इम्प्रूव जो है आपको और बेसिकली व्हील बेस भी इंक्रीज़ हुआ है। तो उसकी ड्राइविंग डायनामिक्स, रोड स्टेबिलिटी इम्प्रूव हुई है कंपेयरिंग सिविक एक्स। यहाँ पे मैं बात करूँगा ग्राउंड क्लियरेंस की। यूएस की जो गाड़ी है वो 10 जनरेशन के मुकाबले में 1 मिलीमीटर लोअर हुई है, लेकिन पाकिस्तानी सिविक जो है जो 10 जनरेशन भी थी वो भी इंटरनेशनल मॉडल से तकरीबन 19-20 मिलीमीटर हायर थी। तो पाकिस्तानी सिविक भी की ग्राउंड क्लियरेंस 11 जनरेशन की आई बिलीव सेम जैसे 10 जनरेशन की थी वो वैसे ही होगी। शायद यही ग्लोबल मॉडल के मुकाबले में हमारा सिविक एक्स 11 जनरेशन शायद तकरीबन 19-20 मिलीमीटर ग्राउंड से आपको हायर हो। आई मीन कंपेयरिंग इंटरनेशनल मॉडल हमारी सिविक तकरीबन 19-20 मिलीमीटर हायर होगी। उसके अलावा एक और चीज़ सिविक के बारे में थी कि 11 जनरेशन सिविक थाईलैंड में उसमें कोई मून रूफ नहीं आती, मलेशिया में कोई मून रूफ नहीं आती, इंडोनेशिया में कोई मून रूफ नहीं आती। 10 जनरेशन में भी थाईलैंड में मून रूफ नहीं थी, इंडोनेशिया में होती थी, लेकिन अब इंडोनेशिया में 11 जनरेशन में नहीं है। यूएस में मून रूफ अवेलेबल है ऑप्शन, और बांग्लादेश में जो एक ही वेरिएंट आता है उसमें भी अवेलेबल है। तो शुरू में ये डिस्कशन चल रही थी कि शायद पाकिस्तान में मून रूफ ना आए क्योंकि हमारे आसियान में थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया में नहीं है, लेकिन होपफुली हमारे सिविक में, ओरियल में और आरएस में मून रूफ होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा जो आपकी सिविक हैचबैक है जापान में उसमें भी मून रूफ नहीं आती, पिछली जनरेशन में आती थी। तो मून रूफ विल बी समथिंग टू लुक फॉर। आई एम श्योर देयर विल बी अ मून रूफ, बट जस्ट एक जनरल नॉलेज के साथ आपके साथ शेयर किया कि 11 जनरेशन में किसी भी आसियान में, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया में, सिंगापुर में कहीं भी मून रूफ नहीं अवेलेबल। एनीवेज दिस वाज एवरीथिंग अबाउट द एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर और इंजन के बाद हम क्विकली चलते हैं इंटीरियर के बाद, अंदर पास चलते हैं। और इंटीरियर के अंदर आरएस के अंदर आपको पॉसिबली ब्लैक इंटीरियर, ब्लैक हेडलाइनर मिलेगा और लेदर इन कम्बिनेशन विद स्वेड जो है ना आपको सीटिंग सर्फेसेस मिलेगा। लेआउट डैशबोर्ड का बाकी सब सेम होगा। हम सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी हमें जिस तरह यूएस में फुली लोडेड सिविक में, टूरिंग में या थाईलैंड में जो है आरएस के अंदर जो है ना फुली डिजिटल 10.2 इंच का क्लस्टर आता है, ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले आता है, वो शायद हमें भी मिले। लेकिन एज फॉर नाउ, और होंडा ने जो अपना रीसेंट टीज़र में जिसमें उन्होंने स्टीयरिंग दिखाया है उसको अगर आप थोड़ा रिसर्च करें तो आपको नज़र आएगा कि शायद हमारे पास डिजिटल क्लस्टर नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली हमारे पास 7 इंच का पार्शियल डिजिटल क्लस्टर आएगा, जिसमें हाफ जो लेफ्ट साइड है वो डिजिटल है, उसके अंदर आपका टैकोमीटर डिजिटल है, उसके अंदर आपको और जो ड्राइवर इंफॉर्मेशन, ट्रिप डिटेल्स और जो सेफ्टी से रिलेटेड जिनके बारे में आगे मैं बात करूंगा, होंडा सेंसिंग से रिलेटेड कुछ, यानी आपका जो MID है वो आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर है विद डिजिटल टैकोमीटर। और उसके अलावा आपको स्पीड की गेज भी है वो डिजिटल में भी अवेलेबल होगी,
और उसके अलावा कन्वेंशनल नीडल टाइप जो है आपकी स्पीड गेज भी होगी। तो यही क्लस्टर होगा, चाहे बेस मॉडल हो, चाहे ओरियल हो, चाहे आरएस है। आई होप और मैं विश करता हूँ कि जी हमें जो है ना फुली डिजिटल आरएस में मिले, स्पेशली अगर उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है। लेकिन एज ऑफ नाउ र्यूमर ये है कि हमारे सब वेरिएंट में सेम यही 7 इंच पार्शल हेड डिजिटल पार्शल इंस्ट्रूमेंट पैनल होगा। तो ये तो होगी आपकी इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात। अब आ जाते हैं आपकी क्लाइमेट कंट्रोल पे। सिविक में फुली लोडेड सिविक में पाकिस्तान से बाहर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है और स्टैंडर्ड उसका सिंगल जोन है। उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, देखने में सेम लगते हैं। सिर्फ जो एक उसका नॉब है उसके अंदर सिंक का बटन लगा होता है दिखाया गया है, वो बेसिकली ड्राइवर अपना और फ्रंट पैसेंजर अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। तो एज ऑफ नाउ जो र्यूमर है कि ओरियल में और आरएस दोनों में जो है डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल होंगे। आई होप सो कि ऐसे ही हो। और ये भी पॉसिबल है कि सिर्फ शायद आपकी आरएस में ड्यूल जोन हो, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद दोनों में ड्यूल जोन होगा, ओरियल में भी और टॉप वेरिएंट आरएस में भी। क्योंकि एसी की बात करें तो रियर वेंट्स की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान से बाहर थाईलैंड में रियर वेंट सिर्फ आरएस में अवेलेबल है। यूएस में तो सिरे से अवेलेबल ही नहीं है। तो हो सकता है कि हमारी भी सिर्फ आरएस में जो है, क्योंकि अब प्राइस डिफरेंस इतना ज़्यादा आ रहा है, तो शायद रियर वेंट सिर्फ आरएस पे हो। आई होप कि ओरियल में भी वो दे दें। तो ये रियर वेंट्स भी आपको ऐसी चीज़ है कि जब आप गाड़ी लॉन्च होगी तो आप इस फीचर को भी देखें कि क्या ये ओरियल में ऑफ़र हुआ है या नहीं। उसके अलावा जो आपकी आरएस है उसके अंदर जो है रेड स्टिचिंग होगी, शायद सीटों में भी हो, स्टीयरिंग व्हील में भी हो और गियर शिफ्टर पे भी हो। आरएस में आपको फ्रंट डोर्स में एम्बियंट लाइट भी मिलेगी, वो एक ही कलर की होगी, रेड कलर की। और जो है ना वो आप चेंजेबल डिफरेंट कलर्स में नहीं होगी, सिंगल कलर की होगी और फ्रंट डोर्स में होगी। उसके अलावा आपके लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपके होपफुली आरएस में तो हो गई, और जो गियर शिफ्ट है नॉब है उसमें भी जो है लेदर का ऊपर कवर होगा। मे बी ओरियल में ये ऑफ़र ना हो। अब इंफोटेनमेंट की बात कर लेते हैं। इस पे भी काफ़ी वो था, अफवाह थी कि हमारे पास इंपोर्टेड हेड यूनिट आएगा, लेकिन फिर एटलस ने एक हफ़्ता पहले टीज़र शेयर किया तो उसके अंदर हमें नज़र आया कि वो एक लोकल यूनिट है। तो लोकल यूनिट आई बिलीव पाकिस्तान से बाहर जो स्टैंडर्ड है वो 7 इंच है, और उससे जो बड़ा साइज़ है फुली लोडेड में जैसे कि थाईलैंड आरएस है उसके अंदर 9 इंच होता है। जो होंडा का अपना प्रोप्राइटरी सिस्टम है जिसपे एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी है, और कुछ और भी फीचर्स हैं होंडा से रिलेटेड। लेकिन हमारे पास लोकल हेड यूनिट आएगा, और आई एम नॉट श्योर कि उसमें एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो होगा या नहीं होगा। नॉर्मली जो लोकल हमारे सप्लायर के हेड यूनिट होते हैं उनके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कंपैटिबिलिटी नहीं होती। आप स्क्रीन मिरर कर सकते हैं या कोई और आफ्टर मार्केट कोई डिवाइस लेके उसके साथ लगा के कोई जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे यूनिट के अंदर नेटिव उसकी सपोर्ट नहीं होगी। अब ये नहीं पता कि ओरियल, मुझे लग रहा है कि ओरियल में भी और आपकी आरएस में सेम हेड यूनिट होगा 9 इंच का। बेस मॉडल में शायद आपके पास 7 इंच का हेड यूनिट हो। हेड यूनिट की बात कर रहे हैं तो स्पीकर की बात कर लेते हैं। और स्पीकरों में आपके पास आरएस में 8 स्पीकर होंगे। 4 पिछले जो पिछले दरवाजे हैं हर दरवाजे में 2-2, और अगले दरवाज़ों में 2, और ए पिलर्स में 2। तो ये हो गए आरएस में आपके 8 स्पीकर होपफुली। और ओरियल में और बेस मॉडल में आपके पास 4 स्पीकर होंगे, 2 फ्रंट डोर्स में, 2 बैक डोर्स में, यानी फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट, पैसेंजर रियर लेफ्ट एंड राइट, तो 4 स्पीकर हो गए। तो इंफोटेनमेंट में ऑब्वियसली एटलस आपको नेविगेशन की भी ऑफ़र देगा। आई डोंट नो वो एट कॉस्ट देगा या वो स्टैंडर्ड होगा, मे बी आरएस में स्टैंडर्ड हो और ओरियल में एट कॉस्ट हो, आई एम नॉट श्योर। तो जो है ना ये एट द टाइम ऑफ लॉन्च वी कैन कंफर्म। अब पाकिस्तान से बाहर जो है उसके अंदर डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट, आरएस वेरिएंट के अंदर 8 वे पावर ड्राइवर सीट आती है, 4 वे पावर पैसेंजर सीट आती है। लेकिन जो मिड लेवल का वेरिएंट होता है उसके अंदर 8 वे पावर आती है और मैनुअल पैसेंजर सीट आती है, और बेस मॉडल में दोनों ड्राइवर और पैसेंजर फ्रंट सीट की मैनुअल आती हैं। अब पाकिस्तान में क्या आएगा,
होप अफवाह तो ये थी कि पाकिस्तान में शायद ड्राइवर और पैसेंजर दोनों हैं वो मैनुअल सीट्स हों, लेकिन आई मीन 6 मिलियन से ज़्यादा की गाड़ी है, तो आई होप कि एटलस वाले हमें 8 वे पावर दे दें। बेशक पैसेंजर सीट जो है वो आप जो है ना हमें मैनुअल दे दें, लेकिन 8 वे ड्राइवर दें, लाजमी दें। हाँ, बीच में ये अफवाह भी थी कि शायद सॉरी, कि ड्राइवर सीट 4 वे होगी और पैसेंजर सीट मैनुअल होगी। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई ये अफवाह कहाँ तक ट्रू है, क्योंकि पैसेंजर की या तो 8 अवेलेबल है अगर पावर में है, तो या 8 है, 8 ही है, तो ये 4 की क्या कहानी है। फिर मैंने सोचा कि हाँ, क्योंकि यूएस में लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो पैसेंजर साइड वाली जो सीट होती है उसमें 4 वे पावर अवेलेबल है। तो ये तो नहीं है कि होंडा एटलस वाले वो वाला मॉड्यूल लेफ्ट हैंड ड्राइव में जिसमें पैसेंजर साइड राइट साइड पे होती है, वो मॉड्यूल उठा के ड्राइवर सीट में लगा दें। तो मैं पहले ये सोच रहा था कि ये अफवाह शायद गलत है, लेकिन ये अफवाह की जब मैंने टेक्निकल बेसिस देखे तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगेन आई होप एटलस वाले जो है पावर दें, पावर सीट दें, चाहे 4 दें चाहे 8 दें। एटलीस्ट इतने पैसे हम दे रहे हैं तो एटलीस्ट उसको थाईलैंड से तो फॉलो करें, 8 वे पावर तो ड्राइवर सीट तो एटलीस्ट दें। तो ये एक चीज़ होगी जो आपको देखनी होगी। उसके अलावा आपके पावर जो है पुश बटन स्टार्ट आपको ओरियल में मिलेगा, क्रूज कंट्रोल मिलेगा, स्मार्ट एंट्री मिलेगी, वो आरएस में भी आपको मिलेगी। ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर, फोल्डिंग मिरर जो है आपको आरएस में भी मिलेंगे, ओरियल में भी मिलेंगे। उसके अलावा जो है आपकी जो ओरियल है, सॉरी, जो आपकी आरएस है, शायद उसके अंदर जो है ऑटो फोल्डिंग लॉक और अनलॉक के साथ भी जो है वो मिरर्स आपके खुद ही जो खुल जाते हैं या बंद हो जाते हैं लॉक अनलॉक करते, शायद वो फीचर भी अवेलेबल हो साइड व्यू मिरर्स में। आई डोंट नो कि वो आरएस में होगा या नहीं होगा, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये है कि जो हेडलाइट है मोस्ट प्रॉबली जो आरएस है उसमें ऑटो हेडलाइट्स होंगी, रेन सेंसर आपकी आरएस में होगा। ओरियल में शायद आपको ऑटो हेडलाइट्स भी ना मिलें और ओरियल में शायद आपको रेन सेंसिंग वाइपर भी ना मिले। टिल्ट टेलीस्कोपिंग स्टीयरिंग जो है वो आपको ओरियल में भी मिलेगा, बेस में भी मिलेगा, वो आपको आरएस में भी मिलेगा। अच्छा, एक और जो आपकी आरएस है उसके बारे में आरएस में आपको एक की कार्ड भी मिलेगा। की कार्ड इज़ जस्ट लाइक अ की फॉब। की फॉब में तो आपके जो है ना बटन लॉक अनलॉक स्टार्ट, ट्रंक खोलने के और स्टार्ट इंजन, रिमोट इंजन स्टार्ट के बटन होते हैं लेकिन की कार्ड, इसके ऊपर मैंने डिटेल पोस्ट बनाई थी, मैं आपको साथ लिंक कर दूंगा। तो आरएस में आपको की कार्ड भी मिलेगा। की कार्ड इज़ जस्ट लाइक अ रेगुलर की, क्रेडिट कार्ड साइज़ की शेप की है, वो आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं। बेसिकली लाइट वेट है, वेट रिडक्शन के लिए है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपने रेगुलर की साथ लेके नहीं फिरना तो आप उसके साथ आप गाड़ी के पास जाएंगे, दरवाजे को हाथ में पकड़ के खींचेंगे, दरवाज़ा खुल जाएगा और गाड़ी आप स्टार्ट भी कर सकते हैं। की कार्ड के अंदर जो थोड़ी उसकी फंक्शनैलिटी कम ये है कि अगर गाड़ी आपकी पार्किंग गैराज में कहीं खड़ी है या पार्किंग लॉट में खड़ी है तो आप जैसे रेगुलर की से लॉक अनलॉक दूर से कर सकते हैं या रिमोट स्टार्ट कर सकते हैं, की कार्ड से आप नहीं कर सकते। की कार्ड इज़ जस्ट आप गाड़ी के अंदर एंट्री के लिए है और गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। तो ऑब्वियसली आई मीन एक नया फीचर है, लेकिन ऑब्वियसली जो की कार्ड रखेगा वो उसको रेगुलर की भी रखनी होगी अगर उसने रिमोट स्टार्ट करना है। बाकी अगर आपके पास की कार्ड होगा तो जैसे मैंने कहा कि की कार्ड में अपना ऑटो डोर लॉक सिविक में होंगे, मींस कि जब आप गाड़ी को बंद करेंगे बाहर निकलेंगे तो कुछ सेकंड्स के बाद दरवाजे खुद ही लॉक हो जाएंगे, प्रोवाइडेड गाड़ी के अंदर की कार्ड रह नहीं गया या चाबी गाड़ी के अंदर नहीं है, गाड़ी ऑटो लॉक खुद ही होगी। तो की कार्ड आपको सिर्फ आरएस में अवेलेबल होगा। अगर आपने और डिटेल में पढ़ना है तो मैं साथ जो है लिंक लगा देता हूँ, आपको मेरी फुल डिटेल में वीडियो आप देख लें। उसके अलावा जो है सेंट्रल कंसोल जो है वो आपको जो है ना, जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आई होप एटलस वाले हमें इस दफ़ा जो है ना रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम ना दें जो इंतहाई फजूल सिस्टम था जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं थी, और जो है जो इतना अच्छा फंक्शनल सिविक एक्स में भी हमारा सेंट्रल कंसोल था उसकी तबाही मचा दी थी। तो आई होप एटलस वाले वही सेंट्रल कंसोल दें जैसे कि थाईलैंड में या पाकिस्तान से बाहर है। एक और चीज़ यहाँ मैं आपको बात बताऊँ क्योंकि इंजन से रिलेटेड है कि जो आपकी सिविक एक्स है उसमें 3 ड्राइविंग मोड होंगे। उसमें एक होगा स्पोर्ट, नॉर्मल और इकॉन, और वो एक टॉगल स्विच से चेंज होंगे। जबकि आपकी जो
ओरियल और बेस मॉडल है उसके अंदर दो मोड्स होंगे, इकॉन और नॉर्मल, और वो पुश बटन से चेंज होंगे। मींस आरएस में 3 ड्राइविंग मोड है, ओरियल और बेस मॉडल में आपको 2 ड्राइविंग मोड मिलेंगे। रिगार्डलेस ऑफ उनमें जो भी पावर हो बेस मॉडल ओरियल में, वो आपको 2 ड्राइविंग मोड आपको ओरियल में मिलेंगे। अच्छा, पैडल जो आपके जो आरएस है उसमें स्पेसिफिक ये भी होगा कि जो आपके ब्रेक और एक्सेलरेटर का पैडल है उसके ऊपर मेटल के ट्रिम्स होंगे जो आपको ओरियल और बेस मॉडल में नहीं मिलेंगे। उसके अलावा अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कॉस्ट कटिंग क्या हो सकती है। पाकिस्तान से बाहर जो आरएस है, यूएस में सिविक एक्स के तमाम वेरिएंट में जो सेकंड रो सीट है वो उसमें 60-40 स्प्लिट है। थाईलैंड में सिर्फ आरएस में 60-40 स्प्लिट अवेलेबल है। तो आई डोंट नो, ये ऐसा फीचर होगा कि हमें देखना है कि एटलस कॉस्ट कटिंग करती है या हमें 60-40 सीट्स देती है किसी भी वेरिएंट में। आई होप हमें वो थाईलैंड की तरह एटलीस्ट आरएस में दें जहां हम इतने पैसे दे रहे हैं। तो एक और, क्योंकि ट्रंक की बात हो रही है, तो गुड, इस दफ़ा हमें ट्रंक के ऊपर शील्ड मिलेगी, जैसे सिविक एक्स जब लॉन्च हुई थी उसमें नहीं थी। तो सिविक एक्स में 11 जनरेशन में हमें शील्ड तो मिलेगी। हाँ, अब आरएस में जो थाईलैंड में आरएस है उसके अंदर जो ये ट्रंक के जो सपोर्ट आर्म्स हैं उसके ऊपर आरएस में प्रोटेक्शन एक लाइनर प्लास्टिक का लगा हुआ है उसको खूबसूरत दिखाने के लिए। और जो बेस 2 मॉडल्स हैं थाईलैंड में, जो हैं 3 मॉडल हैं, तो बाकी जो 2 वेरिएंट हैं उनके अंदर जो है वो कवर्स नहीं होते। अब ये भी हमने देखना है कि जो हम एटलस है, क्या ये लाइनर्स हमारी लोकल गाड़ी में देते हैं या नहीं देते, क्या ये कॉस्ट कटिंग तो नहीं करते यहाँ तो ये भी आपको देखना है। बाकी जो है एटलस वाले आपको स्मार्ट, जैसे मैंने कहा ना, स्मार्ट वाइपर की बात करेंगे। एक वो आपको जो है ना सेल्फ ओपनिंग ट्रंक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम ट्रंक में पहुंचे हुए हैं, तो मैंने कहा वो भी आपको बता दूं। एज पर एटलस इट्स कि ये एक स्मार्ट सेल्फ ओपनिंग ट्रंक है। तो वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली जो ट्रंक का जो ये जो लीवर है, जो ये इसके हिंजेस हैं, इसके अंदर एक स्प्रिंग लोड किया हुआ है। उससे क्या होगा कि आप नॉर्मली जब आप ट्रंक को अनलॉक करते हैं तो ट्रंक क्लिक करके खुल जाता है, 2-3 इंच तक ऊपर चला जाता है, और फिर जब आप आते हैं तो ट्रंक को हाथ से पकड़ के ऊपर खोलते हैं। 11 जनरेशन में सेल्फ ओपनिंग ट्रंक बेसिकली जो एटलस वाले कहेंगे वो ये है कि जब आप अनलॉक का बटन, ट्रंक को अनलॉक करेंगे अपने की फॉब से, या अंदर गाड़ी की ड्राइविंग सीट के पास बटन दबाने से जब आप ट्रंक खोलेंगे तो ट्रंक पूरा ऊपर तक खुल जाएगा। तो ये है सेल्फ ओपनिंग ट्रंक। और शायद एटलस इस बारे में कहे कि जी हमारा सेल्फ ओपनिंग ट्रंक है, तो मैंने कहा कि वो आपको बता दूं कि वो क्या जो है ख़ास फीचर है जिसके बारे में वो बात करेंगे। वो जस्ट एक स्प्रिंग है जो उसको पुश करके पूरा ऊपर खोल देता है। तो ये तो हो गए, हमने सारे फीचर डिस्कस कर रहे हैं। आई बिलीव जो मुझसे थोड़ा बहुत रह गया बीच में वो मैं क्विकली डिस्कस कर लेता हूँ। आई मीन सन ग्लासेस होल्डर ओरियल में भी होगा, आरएस में भी होगा। उसके अलावा जो है आपकी फॉग लाइट्स जो है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, फॉग लाइट्स जो है आपकी ओरियल में भी होंगी, आरएस में भी होंगी, एलईडी होंगी। उसके अलावा जो है आपके सेफ्टी रह गई सबसे इम्पॉर्टेंट। सेफ्टी के अंदर जो है आपकी, हम देखते रहे हैं होंडा एटलस वालों ने काफ़ी प्रमोट किया होंडा सेंसिंग को, बहुत अच्छी बात। हमें वही फीचर मिलने चाहिए जो पाकिस्तान से बाहर है। पाकिस्तान से बाहर होंडा सेंसिंग स्टैंडर्ड फीचर है, रिगार्डलेस कोई भी ट्रिम लेवल हो, होंडा सेंसिंग स्टैंडर्ड आता है। आई होप होंडा एटलस वाले 1-1 मिलियन उन्होंने गाड़ी की प्राइस बढ़ा दी है 10 जनरेशन के मुकाबले में, तो होंडा सेंसिंग सेफ्टी फीचर सब में दें। लेकिन र्यूमर है कि होंडा सेंसिंग हमारे सिर्फ आरएस में होगा, और होंडा सेंसिंग है बेसिकली आपका रोड डिपार्चर मिटिगेशन। आप रोड छोड़ रहे हैं तो वो आपको अलार्म, आपको टेल्ट करेगी स्टीयरिंग को, लेन कीप असिस्ट, अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलाइट। ये 4-5 फीचर हैं जो होंडा सेंसिंग के अंदर हैं। अब आई होप कि आरएस में तो है ही है, बाकी वेरिएंट्स के अंदर भी हों। और एयर बैग्स जो है इसके बारे में भी अफवाह है। आई मीन आई होप कि अब तो स्विफ्ट में भी आपके 6 एयर बैग्स आ रहे हैं, आपके स्टॉनिक में भी 6 एयर बैग हैं। अल्लाह करे आपकी आरएस में तो हो ही हों, ओरियल और बेस मॉडल में भी 6 एयर बैग्स हों।
लेकिन ऐसा लग रहा है, अफवाह है कि शायद 2 ही एयर बैग हैं, फ्रंट एयर बैग, कर्टन और साइड एयर बैग्स नहीं है, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि होंडा एटलस एक साइड पे अगर 2 एयर बैग लेट्स से ज्यूम देता है तो एक साइड पे वो ब्रैग करेगा कि हम होंडा सेंसिंग सेफ्टी दे रहे हैं, लेकिन होंडा सेंसिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साइड एंड कर्टन एयर बैग्स। आई मीन वो आपको जो है ना वो सेफ्टी के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि होंडा सेंसिंग। तो आई होप, ठीक है, होंडा सेंसिंग अच्छी बात है, आप लेकर आ रहे हैं, वेल एंड गुड, आप इंटरनेशनल को फॉलो कर रहे हैं तो बाकी चीज़ों में भी फॉलो करें, 6 एयर बैग्स भी रहें। थोड़ा सा मैं आपको बात बताऊँ, यूएस में सिविक में 10 एयर बैग स्टैंडर्ड आते हैं, जिसमें 2 फ्रंट एयर बैग, ड्राइवर पैसेंजर नी एयर बैग फॉर पैसेंजर एंड ड्राइवर 4 हो गए, 2 फ्रंट सीट एयर बैग्स 6 हो गए, कर्टन एयर बैग्स फ्रंट टू बैक जो है 8 हो गए, और फिर सिविक में फर्स्ट टाइम इस सेगमेंट की गाड़ी जिसमें रियर पैसेंजर साइड एयर बैग्स भी हैं, तो 10 एयर बैग आते हैं। थाईलैंड के अंदर आपको 6 मिलते हैं, उसके अंदर आपको ना नी एयर बैग मिलेगा थाईलैंड में, ना ही रियर पैसेंजर साइड एयर बैग्स। तो आई होप पाकिस्तान में 6 तो आए, ये ना हो कि हम 4 और खा जाएं और सिर्फ 2 ही प्रोवाइड करें। तो होंडा एटलस को चाहिए कि थोड़ा अपना स्टैंडर्ड सेफ्टी का इंक्रीज़ करें, इम्प्रूव करें। उसके अलावा ABS, हिल स्टार्ट असिस्ट, EBD और जो है वो स्टैंडर्ड होगा, स्टेबिलिटी कंट्रोल भी स्टैंडर्ड होगा, वो 10th जनरेशन में भी स्टैंडर्ड था। बाकी इसके अलावा जो है सेफ्टी भी हो गई। अब आखिर में होपफुली कि जो है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेस्ट आउट ऑफ सिविक, आई होप कि वो बेस्ट हो, और होंडा ने सिविक एक्स की तरह ना हो कि क्वालिटी कंट्रोल जो थ्रू आउट उसकी लाइफ साइकिल जो है क्वालिटी कंट्रोल हमेशा क्वेश्चन मार्क था। आई होप कि आप प्राइस इतनी इंक्रीज़ कर रहे हैं, फीचर भी अगर आप डाल रहे हैं या काट रहे हैं वो आपका डिस्क्रिप्शन है, लेकिन एटलीस्ट आप क्वालिटी, खुदा के लिए आपकी नई सिविक की क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, क्योंकि सिविक एक्स की तो क्वालिटी हॉरेबल क्वालिटी थी। आई होप 11 जनरेशन की ऐसी ना हो। और मुझे जो रिपोर्ट्स मिली हैं अपने सोर्सेस के मुताबिक कि होंडा ने इंटीरियर की क्वालिटी को वाकई ही इम्प्रूव किया है। टाइम विल टेल क्या वो डिस्प्ले मॉडल में सिर्फ इम्प्रूव हुआ है या प्रोडक्शन लाइन में भी हुआ है। अनफॉर्चुनेटली सिविक एक्स में तो डिस्प्ले मॉडल में भी तबाही थी, अगर आप लोगों को याद हो। आई होप सिविक 11 जनरेशन में ऐसा ना हो, लोगों को गाड़ी, सिविक के फैंस भी हैं, सिविक को फॉलो भी करते हैं, जो सिविक लेना भी चाहते हैं, लेकिन काइंडली उन लोगों को डिसअपॉइंट ना करें और उनको एक अच्छी गाड़ी दें। एनीवेज, ये क्विकली मैंने एक वीडियो आपकी बनाई, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया आप मुझे कमेंट में बताएं, और कुछ अगर आप कहते हैं कुछ आपके पास और इन्फॉर्मेशन है आप कमेंट में शेयर करें। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, गुड लक होंडा एटलस, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल पोटेंशियल बायर्स, और inshallah soon in next 3 days we will have all details officially available, and then we will talk about it more in depth. Anyways, take care, bye bye.